आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंड रेजिंग। किस चीज़ के लिए? हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम के लिए। और ये हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम कैसे चलेगा, क्या चलेगा, इसके यदि आपको डिटेल्स जानने हैं तो वो डिटेल्स आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल पे ले जाएगा, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे प्रसिद्ध जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग प्रसिद्ध भी हैं अपने अपने क्षेत्र में, ऐसे एडवोकेट्स हैं जो हमारे मेंटर्स भी हैं इस एफर्ट के। और इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा वो इसी काम में, इसी नेटवर्क को बनाने में, स्ट्रेंथन करने में, एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को फंड करने में इसमें लगाया जाएगा। ये पहला फंड रेजिंग राउंड है और इसकी सफलता को देखते हुए फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। ममता दीदी बहुत परेशानी में। लोग मुझसे कह रहे हैं कि साहब आप ममता दीदी क्यों कह रहे हैं, उनको ममता बहनों नहीं। देखिए, हम जो एक हमारी जो सीमा है मर्यादा की, हम उसको नहीं लांघते। तो ममता दीदी कल हाईकोर्ट में गई थी, आपको पता है। लेकिन अब ये समाचार आ रहा है कि वो हाईकोर्ट क्यों गई थी, क्योंकि हाईकोर्ट में जो गई थी उसका परिणाम भी आ गया। वो पीआईएल जो उन्होंने लगाई थी उसके ऊपर हाईकोर्ट का एक ऑर्डर कल रात तक आ गया और वो जो ऑर्डर आया है उसमें उनको कुछ भी नहीं मिला है। और जिस तरह की पीआईएल फाइल की गई थी उसमें कुछ मिलना भी नहीं था, क्योंकि उस पीआईएल में ना तो कोई तथ्य थे, ना कोई किसी भी प्रकार का प्रमाण था, ना किसी एफआईआर की कोई कॉपी थी, और जो कुछ भी एवरमेंट्स किए जा रहे थे उसके सपोर्ट में कुछ भी नहीं था उनके। तो फिर जो स्टेट की तरफ से जो अपेयर हो रहे थे सीनियर एडवोकेट धीरज जी, तो उन्होंने जो अपोज किया तो कोर्ट ने जानते हैं क्या आदेश दिया है? कोर्ट ने आदेश ये दिया है कि भाई धीरज जी जो एफिडेविट देना चाहते थे, काउंटर एफिडेविट पीआईएल का, उसको दाखिल करने के लिए उनको 3 हफ्ते का समय दिया जाता है। और उसके बाद फिर उस काउंटर एफिडेविट के काउंटर में यदि पिटिशनर को कुछ कहना है तो उसके लिए 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया जाता है। फिर 5 हफ्ते के बाद में ये पिटिशन लगेगी तो गई भैंस पानी में। इसलिए कहा जाता है कि भाई कोर्ट में जाओ तो फिर पूरी तैयारी से जाओ, अध कचरा मामला लेके मत जाओ। आप कह रहे हैं कि साहब कि हमारे बहुत सारे लोगों का मर्डर हो गया। अच्छा ठीक है, मर्डर हो गया तो आपने एफआईआर कराई होगी, उसकी कोई कॉपी है? नहीं है। आप कह रहे हैं कि साहब कि हमारे बहुत सारे लोगों के घर उजाड़ दिए गए, ऑफिसों पे कब्जे, ऑफिसर्स पे कब्जे कर लिए गए, इत्यादि इत्यादि। अच्छा, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है? उन लोगों ने कोई कंप्लेंट की है? जिनके जिनसे ऑफिस छीना गया, उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है? आपने सरकार को कुछ कहा है? आपने पुलिस को कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है? आपने निचले कोर्ट में कुछ कहा है? नहीं, कुछ नहीं, जीरो। तो इसलिए मामला जो है वो टाई फिस हो गया और कोर्ट ने भी उसको जो है वही महत्व दिया जो उसको देना चाहता था, यानी कतई महत्व नहीं दिया। मामला आगे 5 हफ्ते के लिए टल गया। और जो ये कह रही हैं कि पोस्ट पोल वायलेंस, इनको लगता है याद नहीं है कि 2021 के बाद इन लोगों ने क्या किया था। 2021 के बाद उन्होंने क्या किया था मैं कई बार बता भी चुका हूँ। अब आ जाता हूँ इस बात पे कि भाई ये गई क्यों थी, ये पीआईएल फाइल क्यों हुई थी, ये सब क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था कि टीएमसी जो है वो टूट की कगार पर है। जैसा कि आपको पता है कि 4 तारीख को रिजल्ट्स आए थे, परिणाम आए थे। 6 तारीख को इनकी इनकी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग थी। तो जो इनके लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग थी उसमें 10 एमएलए जो थे वो गायब थे। आज इन्होंने फिर से मीटिंग बुलाई और कहा कि साहब कि नहीं, फिर बुलाई तो एमएलएस की मीटिंग थी, लेकिन एमएलएस का करीब 15 से लेके 20 एमएलए जो थे वो मिसिंग थे। तो इन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, कि हमने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई। और पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में सब होते हैं, एमपीज भी होते हैं, एमएलएस भी होते हैं। और सामने जितने लोग भी आए उसमें एमएलए कोई नहीं था, सारे के सारे एमपीज थे। और ऑफ कोर्स
कॉलोन बनर्जी तो सबसे आगे होते ही हैं, तो कॉलोन बनर्जी तो थे। बाकी शायोनी घोष और इस तरह के कुछ लोग जो एमपीज़ इत्यादि थे, वही थे, जो सामने आए। और ये कहा गया कि साहब की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। हाँ, जनरल सेक्रेटरी कौन है पार्टी के? और पार्लियामेंट्री पार्टी के अभिषेक बनर्जी। तो जो अभिषेक बनर्जी हैं, वो मिलने के लिए आए थे दूसरे लोगों के साथ में, तो वो मीटिंग हुई थी। आप सोच सकते हैं ऐसी कोई मीटिंग होती है कभी? कुछ नहीं है, सिर्फ़ इतना है कि भई किसी भी तरह अपने लोगों को साथ जमाए रखो। साथ जमाए रखने में दिक्कत आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है कि जो चोर डकैत हैं, वो तो पकड़े जा रहे हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गार्गा चैटर्जी पकड़े गए। गार्गा चैटर्जी के साथ-साथ आपके सुजीत बोस भी पकड़े गए। गार्गा चैटर्जी और सुजीत बोस के पकड़े जाने के बाद में अब बताया जा रहा है कि उनके एक एमएलए हैं, इलेक्टेड एमएलए हैं, और वो इलेक्टेड एमएलए कहाँ के हैं? वो हैं इलेक्टेड एमएलए विष्णुपुर, साउथ 24 परगना में एक विष्णुपुर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके एमएलए हैं दिलीप मोंडोल। तो वो दिलीप मोंडोल जो जी हैं, वो गिरफ्तार कर लिए गए। उनके विरुद्ध जो है यही बदमाशियों का आरोप है। अच्छा। उनके अलावा सबसे बड़ा जो धक्का लगा है दीदी को, वो ये है कि जो सुशांत सिन्हा बिस्वास जो डीसीपी थे, डिप्टी कमिश्नर पुलिस, और जो ईडी के दायरे में थे और गायब थे, उनको भी पकड़ लिया गया, वो भी गिरफ्तार हो गए। तो 4 तो इनके बड़े-बड़े जो स्तंभ थे, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 लोगों के गिरफ्तार होने के बाद फिर दूसरी जितने भी गुंडागर्दी की जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही थी, उनके सबके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, उनकी तलाश जारी है। तो लोग इधर-उधर भी हो रहे हैं, लोग बयान देने से भी बच रहे हैं, लोग सामने आने से भी बच रहे हैं। तृणमूल की कोई आइडियोलॉजी तो थी नहीं। सीपीएम तो एक आइडियोलॉजी से बंधी हुई पार्टी थी, तो सीपीएम के लोगों को भी इन्होंने तोड़-फोड़ किया। और तृणमूल का, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भई तृणमूल कोई भी एक आइडियोलॉजी की पार्टी नहीं थी, वो तो बेनिफिशियरीज़ का क्लब था। उसमें हर व्यक्ति वहाँ इसलिए था जिससे उसको कोई न कोई बेनिफिट मिले। कार्यकर्ता से लेके नीचे से नीचे के कार्यकर्ता से लेके ऊपर के ऊपर जितने भी एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, सब के सब इसमें इसीलिए थे कि उनको धन और पावर चाहिए था। और जम के धन कमाया गया, हर तरीके से कमाया गया। इंडस्ट्री तो भगा दी गई, तो फिर किससे कमाएँगे? पब्लिक से कमाया गया। अब पब्लिक को लूट-खसोट करके क्या-क्या काम नहीं किए गए। कल ही चीफ सेक्रेटरी का आदेश आया था जिसमें उन्होंने सारे आपके बैरिकेड्स और सारे बैरियर्स और टोल बूथ्स जो भी अनऑथराइज़्ड थे वो सब बंद कराए थे। ऐसे कोई 1800 थे वहाँ पे, 1-2 नहीं। 1800 इस तरह के बूथ थे जिनसे महीने का 800 से 1000 करोड़ रुपया वसूली होता था, जिसमें से कहते हैं कि 50% जाता था अभिषेक बनर्जी को, और बाकी जो था वो सब में बँटता था। तो जब बँटवारे का इतना बढ़िया सिस्टम हो तो फिर लोग क्यों नहीं करेंगे? हर गुंडे को प्रश्रय था। क्यों? क्योंकि हर गुंडे से कमाई पक्की थी, तो कमाई उनसे होती थी। 3 मेजर 3 मेजर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू हो गए और वंदे मातरम को कंपल्सरी कर दिया गया कि हर स्कूल में, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का आदेश है कि हर स्कूल में प्रार्थना सभा में वंदे मातरम पूरा का पूरा गाया जाएगा। लोकल लो बात। ये तमिलनाडु वालों को इससे सबक लेना चाहिए। जो तमिलनाडु वालों ने जो तमाशा शुरू किया है ना, उनको ये सबक लेना चाहिए पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में बीजेपी शून्य थी जब ममता दीदी आई थीं। 2011 में शायद 1 सीट थी इनकी। तो मैं चेक कर लेता हूँ, 2011 में मेरे ख़्याल से या 1 भी नहीं थी। आई एम नॉट एक्ज़ैक्टली श्योर। चेक कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट, आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे, तो मैं चेक करके आपको बता दूँगा। हाँ जी, ये रहा 2011 का इलेक्शन।
अ, 2011 के जी, 2011 के इलेक्शन में जो यूपीए यानी कि एआईटीसी और इनको सबको मिला के सब 226 सीटें थी, 184 तृणमूल की थी अकेले। तृणमूल की अकेले थी और लेफ्ट फ्रंट की 62 सीट्स थी। बीजेपी की 0 थी। जी, और गोरखा जनमोर्चा की 3 थी और 1 इंडिपेंडेंट जो था वो जीता था। तो एनडीए की 4 कह सकते हैं, बीजेपी 0 थी 2011 में। फिर 2016 में बीजेपी 3 पर पहुँची। अभी ये जान लें कि इस समय 1 सीट है और बीजेपी मैं आपको ये इसी तरह से ये विजय और ये सब जितने लोग हैं वो हिंदुत्व के विरोध में चलते रहे, सनातन के विरोध में चलते रहे, तो और बीजेपी ने अपने कार्ड सही खेले और अन्नामलाई को अगर एक 10 साल का प्रोजेक्ट देके भेज देंगे ना, तो 2031 में सरकार वहाँ बीजेपी की बनेगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। गारंटी दे सकता हूँ। अ, ये पश्चिम बंगाल में हुआ। अब साथ में सीबीआई के 3 केसेस भी हो गए। 3 बड़े केसेस जो हैं वो सीबीआई को हैंडओवर हो गए। एक टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, दूसरा म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम। म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम में सुजीत बोस ऑलरेडी अंदर हैं और फिरहाद हकीम भी इसमें अंदर जाएँगे, ये बता देता हूँ आपको। म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम। टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में तो और भी कई बड़े-बड़े जो हैं वो जाने वाले हैं। बहुत सारे तो खैर जा चुके हैं पहले ही, पार्थ चैटर्जी जैसे। और तीसरा है कोऑपरेशन स्कैम। और इनमें सब में जो है सभी को पता है कि भई जो हिडन हैंड है, वो अभिषेक बनर्जी का इसमें है। तो अभिषेक बनर्जी आखिरकार कब तक बचेंगे? बंगाल हॉट है और आगे हॉटर होने वाला है और हॉटेस्ट होने वाला है। आप बस देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।